नमस्कार, मैं हंसा श्रीवास्तव भोपाल से आरण्य साहित्य समूह के अंतर्गत लघु कथा के लिए मैं उपस्थित हूँ और इस मंच के लिए मैं आदरणीय मीनू पांडे जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी लघु कथा कहने के लिए हमें ये मंच उपलब्ध कराया। साथियों, मेरी पहली लघु कथा है विश्वास। अरे बहुत भीड़ है, आज मंदिर में प्रवेश करना टेढ़ी खीर है। लीला ने मंदिर के द्वार पर लगी भीड़ को देखकर सोचा, पर पूजा तो करना थी उसको, शिवरात्रि जो थी। यही एक स्थान ऐसा है इस मंदिर में जहाँ पूरा शिव परिवार की प्रतिमाएं हैं। सोचते हुए लीला भीड़ में बढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद वह प्रथम प्रतिमा के पास पहुंचती है और अपनी पूजा संपन्न करती है। भीड़ में जगह बनाती हुई वह दूसरी जगह पहुंच जाती है और धीरे धीरे वह उस स्थान पर भी पूजा संपन्न कर लेती है। इस समय तक वह पसीने में नहा चुकी थी, परंतु उसे पूजा तो समाप्त करना थी। फिर वह बड़ी कठिनाई से निकलकर तीसरे स्थान पर पहुंचती है और पूजा करती है। वहाँ पर उसने देखा कि पूजा करने के बाद उसके हाथ में केवल थाली है, उसका बैग नहीं, जिसमें उसके ज़रूरी कागज, रुपया और मोबाइल है। यह देखकर लीला बड़ी सोच में पड़ जाती है और चिंतित हो जाती है कि किस तरह मैं अब अपना बैग ढूंढूं। इतनी भीड़ में किस तरह मुझे अपना बैग मिलेगा। इसी सोच विचार में वह निश्चय नहीं कर पाती, परंतु बैग तो उसे ढूंढना ही था और ये विचार करके वह भीड़ में पलट जाती है उस स्थान पर पहुंचने जहां उसने पहले स्थान पर पूजा की थी। धीरे धीरे बढ़ती हुई लीला मन में चिंतित थी कि आज यह नुकसान न हो जाए और मुझे मेरा बैग मिल जाए। धीरे धीरे लीला उस स्थान पर पहुंच गई जहां वह पहले पहुंची थी और आसपास देखने के बाद उसे अपना कोई बैग नहीं मिला। अब उसने मन ही मन निश्चय किया कि हो सकता है दूसरे स्थान पर मुझे मेरा बैग मिल जाए और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। और दूसरे स्थान पर पहुंचने से पहले ही लीला को वहाँ बहुत अधिक भीड़ दिखाई देती है, जिससे उसे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तब वह अपने स्थान पर ही खड़े होकर एड़ी के बल उस स्थान पर देखना चाहती है जहाँ उसने पूजा की थी कि वहीं कहीं मेरा बैग ना पड़ा हो, परंतु उसे अपना बैग दिखाई नहीं देता। वह निराश होकर फिर चुपचाप खड़ी हो जाती है और विचार करने लगती है, परंतु उसका मन नहीं मानता। वह पुनः आगे बढ़ती है और फिर कुछ लोगों के बाद जगह बनाकर एड़ी के पर खड़े होकर फिर उस जगह को देखना चाहती है। तो वहाँ उसे थोड़ी दूर पर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जो एक छोटा सा 8 वर्ष का बालक है और वह एक खम्भे से सटा हुआ खड़ा है और उसी के हाथ में लीला को अपना बैग दिखाई देता है। इस बच्चे को उसने पूजा के समय भी अपनी माँ के साथ वहाँ देखा था। लीला भीड़ में कदम बढ़ाती हुई आगे जाती है और फुर्ती से उस बालक के पास जाकर झटक कर अपना बैग लेना चाहती है, परंतु उसके हाथ आगे बढ़ाने से पहले ही उस बालक ने वो बैग लीला की तरफ बढ़ा दिया और लीला ने लपक कर अपना बैग झपट लिया। तभी उस बालक ने स्वयं मौन स्वीकृति से कहा, माँ ने कहा था, और यह कहता हुआ वह भीड़ में खो गया और लीला अपने स्थान पर अचंभित कुछ पल के लिए ठगी सी खड़ी रही। साथियों, मेरी दूसरी रचना का विषय है सद्भाव। ट्रेन पर चढ़ते हुए राम हड़बड़ाहट में किसी से टकरा जाता है। मुड़कर देखता है तो कुछ पुस्तकें नीचे गिरी हैं। वह भी जल्दी से झुककर पुस्तकें समेटने लगता है और देखता है
वे पुस्तकें ट्रेन में पुस्तक बेचने वाले की हैं, जो अपनी और गिरी हुई पुस्तकें उठा रहा था। पुस्तक वाले ने जैसे ही सर उठाया, राम ने उसको पुस्तक देते हुए सॉरी कहा। उसने प्रत्युत्तर में कहा, धन्यवाद साहब जी। और राम प्रतिदिन ट्रेन से अप डाउन करता था। वह पुस्तक वाला जब भी दिखता, उस दिन से राम को अभिवादन करने लगा। नज़रों से ही आत्मीयता बढ़ती चली गई। जब कभी डिब्बे में भीड़ होती और पुस्तक वाला अपनी पुस्तक राम के आसपास के लोगों को बांट जाता, तो राम बैठा हुआ वहाँ उसकी पुस्तकें एकत्र कर लेता, और जब वह दूसरे डिब्बे से होकर आता तो उसकी पुस्तकें उसको एक साथ दे देता, और जिसको लेना होती वो उसे पैसे दे देता। कई बार राम ने महसूस किया कि पुस्तकें भीड़ में कुछ लोग यहाँ वहाँ कर देते हैं और कुछ उसका पैसा नहीं देते। इस तरह का मन में विचार करते राम प्रतिदिन ये काम करने लगा, या जब भी पुस्तक वाला आता उस दिन वह उसकी पुस्तक जरूर एकत्र करता और उसको वापस कर देता, और पुस्तक वाला दूसरे डिब्बे में पहुंच जाता। किसी कारण से राम कुछ दिन के लिए दूसरी ट्रेन से जाने लगता है। इस बीच पुस्तक वाले का मिलना जुलना बंद हो जाता है। परंतु एक दिन राम जब ट्रेन में बैठा था तो उसने देखा कि वही पुस्तक वाला उस ट्रेन में घूम रहा है। राम अपनी सीट पर बैठा रहा। तभी भीड़ में से वह पुस्तक वाला निकलकर राम की ओर बढ़ा और राम को कुछ पुस्तक देता हुआ तेजी से बाहर चला गया। राम ने देखा उसके हाथ में रंगोली, कढ़ाई और मेहंदी की 3 पुस्तकें थीं। राम उनको लेकर कुछ गहरे सोच में पड़ गया। साथियों, मेरी अगली लघु कथा का विषय है समय। समय जो कभी एक सा नहीं रहता, इंसान का भी और मौसम का भी। रमा अपने घर के बाहर खड़ी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। तभी कॉलोनी के गेट से अंदर आते हुए मिस्टर शर्मा पर उसकी नज़र पड़ी। वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। कुछ दिन पहले सुना भी था वह बीमार हैं। उनके हाथों में सामान से भरे थैले थे। रमा अचरज में पड़ी थी। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जो बाबूजी सामान स्वयं ला रहे हैं। कॉलोनी में सभी उन्हें बाबूजी कहकर बुलाते थे। वह भी स्वस्थ रहने तक सबसे बातें करना, सबके दुख सुख पूछना और ख़ास तौर पर गणेश उत्सव के समय आगे आकर सब व्यवस्थाएं देखना और अपना उत्तरदायित्व समझकर कार्य करना। रमा की तंद्रा टूटी। तब तक बाबूजी उसके घर के सामने आ चुके थे, थके कदमों से चलते हुए। रमा ने हाथ में रखे हुए पानी के पाइप को नीचे छोड़ा और आगे बढ़कर नमस्ते बाबूजी कहकर, लाइए मुझे दीजिए थैले। दोनों थैले ले लिए। वो थैले लेकर रमा उनके साथ धीरे धीरे चलने लगी। रमा के घर से 3-4 घर बाद ही उनका घर था। चलते हुए रमा ने पूछा, इतने लोग हैं घर में, आपको जाने की क्या ज़रूरत थी? नाती पोते पड़ोसी बच्चे, वैसे भी आपकी तबीयत खराब दिख रही है। रमा ने चिंता भरे स्वर में कहा। वह मौन थे पर आंखें बोल रही थीं। रमा ने देखा आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। धीरे से बोले, अरे आजकल तुम्हारी आंटी भी बीमार है, वह भी कुछ काम नहीं कर पाती। तो क्या हुआ? मैंने कहा। तभी उनका घर आ चुका था। रमा ने दोनों थैले उनके गेट पर रखे और पलट दी। तभी पीछे से स्वर सुनाई दिया तेज आवाज में, क्या सब बैठकर खाओगे? सबको काम करना पड़ता है। रमा के कानों में वह आवाज तीखी और दुखदाई लगी। रमा धीरे धीरे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गई। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।